हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। सोमवार का दिन, नए हफ्ते की शुरुआत और बढ़िया शुरुआत होती हुई, कोई कंप्लेंट नहीं। जबकि क्यूज मिले जुले थे, लग रहा था कि शायद थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ी वीकनेस की तरफ जाएंगे क्योंकि यूएस से संकेत गड़बड़ाने वाले। हुआ क्या था यूएस में, फ्राइडे को जो जॉब्स रिपोर्ट आनी थी, वो जॉब्स रिपोर्ट बाजार एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर, इनफैक्ट जितने जॉब्स जुड़ने की एक्सपेक्टेशन थी उससे डबल से ज्यादा जॉब जुड़ गए और उस पे भी इंटरनल स्ट्रांग थे, वेजेस बढ़ रहे थे। तो उस जॉब्स रिपोर्ट को देख के डर लग गया। डर इस बात का कि फेड एक्सपेक्टेशन थी कि 2 बड़े बड़े हाइक्स के बाद थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी ठंडी करेगा, आगे इतना हॉकिश नहीं होगा, है ना। पर वो जॉब रिपोर्ट के बाद वो बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स सब इंच अप कर गया। वो दिखा रहा था कि फेड थोड़ा सा और हॉकिश होगा, एग्रेसिव होगा, फिर से और तगड़ी रेट हाइक्स की तैयारी कर रहा होगा। तो उन सब कंसर्न्स के बीच में आज हम जिस तरह के कामकाज कर रहे हैं, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, एक लड़खड़ाती शुरुआत से बढ़िया उभरते हुए नजर आए। हम एसबीआई के नंबर्स कहने के लिए कमजोर नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक उसके बावजूद आपको इन ग्रीन कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की रेजिलियंस, इस तरह की बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर कंटिन्यू होता हुआ। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, हम एक सैंडविच सेशन में है। कल फिर भारतीय बाजारों में एक मार्केट हॉलिडे है, तो हम ट्रेड रिज्यूम करेंगे वेडनेसडे को। तो देखते हैं अब से लेकर इवेंचुअल क्लोजिंग तक का मार्केट का बिहेवियर कैसा पॉइज रहता है। लेकिन अब तक बढ़िया ब्रेथ पॉजिटिव बनी हुई है। हालांकि जिस यूफोरिक बेस के साथ हमने शुरुआत करी थी वो करीब 3:1 की ब्रेथ थी एडवांसेस के फेवर में, वो अब इस समय हो गई है 3:2 की, लेकिन ब्रेथ इंटैक्ट है एडवांसेस के फेवर में। ये दिखा रहा है ब्रॉडर मार्केट्स में भी मोमेंटम इंटैक्ट है। ऐसे में वीरू, जो अब तक 45 मिनट का सेशन कल्मिनेट हुआ है, हम मोटा मोटी रेजिलिएंट हैं। हमने आज फिर से टेक्सचर वही डिफाइन कर दिया कि गिरावट मिले, एंट्री पॉइंट्स मिले, सुस्ती मिले तो इस बाजार में घुसना है। कितना कन्विक्शन आ रहा है भाई इस सैंडविच सेशन को लेकर, सेकंड हाफ की ट्रैजेक्टरी को लेकर? देखिए आशीष, पहली बात तो है दोनों ही इंडिसेस ने अपने बेस 1 को रिस्पेक्ट दी। वहां से अगर आप देखिए निफ्टी बैंक ने दोनों ने पुल बैक दिया। हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मिल रहे हैं आज आशीष। अब देखिए एचडीएफसी बैंक, क्या गजब का स्विंग, 200 EMA की ट्रैजेक्टरी से ऊपर निकलता हुआ। रिलायंस आज फ्रंट फुट पे आके पारी खेलता हुआ। और याद रखिएगा, मैं इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करता हूं। रिलायंस का 2570 2580 के जोन को स्ट्राइक करना, दैट्स एन एडवांटेज फॉर इंडेक्स। अगर ये उसको काट गया 2570 को, तो ये इंडेक्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में रिलायंस मिनट चार्ट पे, 5 मिनट चार्ट पे टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ। ओके, तो हमारे पास रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, हमारे पे एंटायर कैपिटल गुड्स हो गया। तो मेरे पास वो आई थिंक कंपोनेंट्स हैं जिसके सहारे में ऊपर तक की रेंज यानी 476 533 को स्ट्राइक करूं। यानी अगर आपने लॉन्ग ट्रेड लिया है तो जस्ट फोकस ऑन 476 533 ऑन द हायर साइड। एक चीज आशीष, बैंक निफ्टी जाके अब अपने 38,000 के जोन को स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन तब आएगा जब ये अपने 38,040-50 के जोन को पार कर जाए, तो उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। लेकिन इस वक्त मेरे को एक चीज जो अच्छी बहुत नजर आ रही है, और वो एक इंडेक्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें आई थिंक कंट्रीब्यूटर हो सकता है आशीष, और वो है लुक एट एचडीएफसी। इसकी प्लेसमेंट देखिए 2370 पे डे हाई पर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और एचडीएफसी, ये 3 अगर चल जाए तो फिर बात ही करेगी। 2371 पर आशीष ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल विंग एवरेज को एग्जैक्टली स्ट्राइक करता हुआ। एग्जैक्टली आशीष शत्रुमोता हमारे साथ मौजूद है। आशीष, एचडीएफसी पे आपका एक व्यू चाहूंगा, उसके बाद आपकी बाजार पे समरी चाहूंगा। पर आपको लगता है क्या 1 2 3 4 5 5th सेशन में ये अटेम्प्ट ले रहा है 200 EMA को वॉलेट करने का? एक तो एचडीएफसी पे आपका व्यू, कोई कॉल ऑप्शन व्यू, और मार्केट्स पे आपका व्यू। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए एचडीएफसी बैंक में इनफैक्ट आज का जो मेरा एक पिक था वो एचडीएफसी बैंक ही था, तो इसको मैं रिएटरेट भी करता हूँ और आपके उस पर भी कमेंट कर देता हूँ। तो ये बहुत लंबे समय के बाद
एक अंडर परफॉर्मेंस को कवर करने की कोशिश एचडीएफसी बैंक कर रहा है। और अगर से वीरेंद्र आप देख ही रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेशन 1440 से 1410 की ट्रेजेक्टरी में हुआ, और आज खुलते ही बाजार के हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने अपने 3 दिनों के हाईज को क्रॉस करने की कोशिश की, और हम जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स देख रहे हैं वहां पे भी एक मोमेंटम एचडीएफसी बैंक बना रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में एक लॉन्ग ट्रेड करंट लेवल्स पे लेना चाहिए, 1420 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 1500 रुपए के लक्ष्य मैं समझता हूँ एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये मेरा एक पिक भी था 10 बजे के शो के लिए, तो इसको कंसिडर करना चाहिए। और रही बात बाजार की, तो बाजार बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन 17,450 की ट्रेजेक्टरी में कर रहा है, और आप देख रहे हैं वहां पे रिलायंस का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, एचडीएफसी बैंक का आ रहा है, एचडीएफसी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ये मुझे लगता है बाजार को 17,700 17,800 की ट्रेजेक्टरी तक लेकर जा सकता है। तो बाजार पे भी एक पॉजिटिव बायस के साथ लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए। नहीं आशीष, मेरा कोर प्रश्न था एचडीएफसी पर, क्योंकि एचडीएफसी अब तक डिस्कस नहीं हुआ था। एचडीएफसी बैंक बहुत बार डिस्कस हो चुका है, लीजिए बात करते करते 2373 हो गया, अब 200 EMA के ऊपर। मेरा प्रश्न आपसे एचडीएफसी पर था। तो एचडीएफसी लिमिटेड में भी वही बात हमें देखने को नजर आ रही है, और क्योंकि अब एक मर्जर का जो बात डिस्कशन चल रहा है, तो ये इनलाइन ही ट्रेड करेगा। तो एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मुझे लगता है यहाँ पे भी एक बढ़िया तेजी आपको देखने को मिलेगी। 2440 के लक्ष्य मैं समझता हूँ इस अपमूव में एचडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिलेंगे। 5 दिन का कंसोलिडेशन स्टॉक कंप्लीट कर शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स पे एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस 2350 के स्टॉप के साथ लॉन्ग ट्रेड एचडीएफसी लिमिटेड में लेना चाहिए। 2440 की अपसाइड मैं समझता हूँ एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, अच्छा आपका दूसरा कन्वर्शन ट्रेड क्या होगा एचडीएफसी बैंक के सिवा आशीष? देखिए यहाँ पर जैसे आपने अभी बात भी की कि कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, स्पेस और डिफेंस ये थीम है जो बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आ रही। तो इसी स्पेस में से मैं आज एबीबी को चूज करूंगा, जहां पे मुझे लगता है पिछले 4 हफ्तों से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन हो चुका है, और अब यहाँ पर एक मजबूत बेस 2700 की ट्रेजेक्टरी में बन चुका है। स्टॉक चल रहा है 2738 रुपए पे। मेरे हिसाब से 2695 के स्टॉप के साथ एबीबी के अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 2850 यानी कि नए ऑल टाइम हाई के लक्ष्य मैं समझता हूं एबीबी के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। और वीरेंद्र कुछ डेटा पॉइंट्स की अगर से मैं बात करूं, तो यहाँ पर पे जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। करीब करीब 81% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमें ऑर्डर इनफ्लो के अंदर में देखने को मिली। और अगर से एक डेटा का पॉइंट की बात करें, तो कैलेंडर ईयर 21 से 25 एस्टिमेट पे हमें लगता है 19% की एक कैगर ग्रोथ ऑर्डर इनफ्लो में देखने को नजर आएगी, ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन और पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ एबीबी, सीमेंस, क्यूमेंस जैसे स्टॉक में रहेगी, और मेरी पिक इस स्पेस में आज एबीबी इंडिया लिमिटेड रहेगी। बहुत बढ़िया, ये है प्रेफर्ड ट्रेड्स। विकास, हाय, गुड मॉर्निंग। विकास, क्या अप्रोच भाई, आपके इस समय के टॉप कॉल 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी। देखो ओवरऑल मार्केट में अभी भी मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग है। मुझे लगता है अमर राजा बैटरी यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। 510 का एक उसका ब्रेकआउट पॉइंट था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज वॉल्यूम ब्रेकआउट भी एक देखने मिल रहा है उस काउंटर में। तो मुझे लगता है जब तक ये 510 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ऊपर की रेंज ओपन होते हुए देखने मिल रही है। तो 538 के टारगेट के लिए जो अमर राजा बैटरी को बाय करना चाहिए। नीचे में 498 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। उस स्टॉप लॉस में इसमें बने रहिए। मुझे लगता है आज के दिन में वापस से 517 518 के ऊपर जैसे निकलेगा वहां से एक नई रेंज में आते हुए देखने मिल सकता है। और दूसरा मुझे लगता है डाबर में जिस हिसाब से एक लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा था कि एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने मिल रहा है कि साइडवाइज मोमेंटम हो रहा था, 580 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है वापस ये 600 के टारगेट के लिए बन सकता है। ऊपर में 600 के टारगेट के लिए डाबर को बाय करके जा सकते हैं। यहाँ पे अगर जो एडीएक्स है ये यहाँ पे पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मुझे लगता है डाबर में आते हुए कुछ अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। नीचे में 572 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, ऊपर में 600 का टारगेट। बिल्कुल ठीक, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। हमारा राजा डाबर, ये है प्रेफर्ड पिक्स। और इस बीच अब आज का कॉर्पोरेट स्कैन कह लीजिए, आज का बोर्डरूम कह लीजिए, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं टाइटन कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अशोक सोनथलिया साहब। अशोक जी, हाय, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। स्टॉक फ्राइडे को तो रिजल्ट रिएक्शन मिल ही गया था आपको बढ़िया, और उसके बाद आज भी स्टॉक आधे % की बढ़त के साथ इस समय भी कामकाज करता है, हालांकि गैप अप और भी बढ़िया हुआ था।
नंबर्स अच्छे थे और संतलिया साहब कांग्रेचुलेशन उस डिसेंट परफॉर्मेंस के लिए। वो बाजार को जो पसंद आ रहा है कि वो हेल्दी ग्रोथ मोमेंटम जो है टाइटन का वो सस्टेन हो रहा है। तो Q1 बढ़िया था, लेकिन अब वो क्वेश्चन मार्क्स ये कि अब सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स या बचे 9 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के किस तरह से पैन आउट हो सकते हैं, किस हद तक इस तरह का मोमेंटम सस्टेन हो सकता है। आप लोग अशोक सर क्या बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन लेके चल रहे हो? इस साल के रेवेन्यू टारगेट्स आपने क्या रखे हुए हैं? हमने कुछ दिनों पहले अपनी एक एनुअल इन्वेस्टर फोरम की थी मीटिंग्स। उसमें हमने 5 साल का अपना टारगेट की बात की थी, जो कि 2.5 गुना हम बोल रहे थे ज्वेलरी बिजनेस में, और छोटे बिजनेस तो उससे भी ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। साल का नंबर इंटरनल टारगेट जरूर है, बट बाहर हम गाइडेंस उसका नहीं देते हैं। हम रादर परफॉर्म कर रहे हैं एंड दैट शुड गिव यू कॉन्फिडेंस। बट 5 साल का हमने टारगेट जरूर दिया हुआ है और उस पर हम काम कर रहे हैं, और उस हिसाब से ही हमको लगता है कि FY23 पैन आउट होना चाहिए। ओके, तो एक तो रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रॉन्ग, दूसरा मेरे ख्याल से स्ट्रीट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा अच्छा आपने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर करा। मार्जिन 13% और लार्जली 12.5 सवा 12 में देख रहा था स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थे, तो 50-75 बेसिस पॉइंट्स के आसपास उम्मीद से बेहतर वो मार्जिन क्लॉक करे। पहले तो ये समझाएं, ये मार्जिन एक्सपेंशन, एक तो कंपेयर करूं तो गलती होगा, उस पेन पीरियड से हम इसको कंपेयर कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो मार्जिन 13% आपने क्लॉक करे सर, ये मार्जिन कहां से आ रहे हैं, ये एक्सपेंशन कहां से मिल रहा है? ऐसा है क्या कि ज्यादा स्ट्रीट में प्रीमियम की तरफ मार्केट मूव कर रहा है, उसका फायदा टाइटन को मिल रहा है, या कुछ और है? आपने सही बोला, प्रीमियमाइजेशन अक्रॉस सेक्टर्स हम देख रहे हैं, हमारे एवरेज प्राइस पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन इस क्वार्टर की अगर बात करें तो इसमें 2-3 रीजन थे। एक तो हमारा स्टडेड का जो डायमंड का रेशियो होता है वो वापस अब प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गया है। बीच में 2 साल उससे कम पे थोड़ा चल रहा था, तो वो वापस आ गया है। दूसरा, ऑपरेटिंग लेवरेज जरूर अच्छा रहा है। जब ग्रोथ होती है, आपके फिक्स कॉस्ट कंट्रोल में रहते हैं, तो आपको ज्यादा मार्जिन मिल जाती है। और तीसरा, इस बार हमने ये भी बात की थी कि कुछ डायमंड प्राइसेस में स्टॉक गेन्स और प्राइसेस गेन है हमको, उसका भी हमको थोड़ा फायदा हुआ है। तो ये 3-4 जो कारण है, उनसे मिलके आपको ये मार्जिन का परफॉर्मेंस दिख रहा है। बट हमने ज्वेलरी बिजनेस के लिए 12 से 13% के मार्जिन की बात की है, जो कि सस्टेन कर सकता है मीडियम टर्म में। इसीलिए कहते हैं आशीष, हीरा है सदा के लिए। अशोक जी, महिलाओं को ये बात फिर समझ में आने लगी है पोस्ट पेंडेमिक अब, है ना? अच्छा अशोक जी, ये बात करते हैं आपकी वॉचेस और आई केयर सेगमेंट। मैं साल दर साल इस ग्रोथ को तो शायद बहुत वेटेज नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर के नंबर्स अगर आप देखें कुछ डिफरेंट थे, बट ये दोनों स्पेसेस कैसा कर रहे हैं इस बार? और मेरा लास्ट टाइम भी आपसे प्रश्न ये था कि पोस्ट कोविड, सर जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अब आपका जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और जो ब्रांडेड सेगमेंट में लोगों का शिफ्ट, वो जो तीव्रता थी शिफ्ट होने की, वो कैसी चल रही है इस वक्त? So, while external macro environment था, negative न्यूज फ्लोज थे इस क्वार्टर में, Q1 में, उसके बावजूद दोनों ही बिजनेसेस ने, जिनकी आपने बात की, वॉचेस एंड आई केयर ने, रिकॉर्ड क्वार्टरली बिजनेस नंबर, रेवेन्यू नंबर किए हैं इन दियर हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग है दोनों बिजनेसेस के लिए। वॉचेस बिजनेस प्रीमियमाइजेशन के साथ साथ वॉल्यूम पे भी फोकस कर रहा है, अपने पूरे चैनल के रिनोवेशन पे फोकस कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन पे फोकस कर रहा है, एंड वियरेबल सेगमेंट पे फोकस कर रहा है, जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव रेट से ग्रो कर रहा है। एंड टाइटन कुछ समय पहले से ही उसमें प्रॉपरली, आई वुड से, हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है और हमें अर्ली सक्सेस दिखाई पड़ रही है। काफी कुछ हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं in terms of talent, organization, new models, some of the innovative work which we are trying to do there. Eye care का retail expansion plan काफी, वैसे watches में भी इस क्वार्टर में हमने 26 टाइटन वर्ल्ड के नए शोरूम किए हैं और 15 हीलियोस के किए हैं, और रिनोवेशन एंड रिन्यूअल तो बहुत बहुत नंबर्स का हुआ है। आई केयर के 56 आई थिंक शोरूम हमने ऐड किए इस क्वार्टर में। We have talked about they want to reach 2,000 number, close to 1,000 number in FY23,
and they are working towards that. iCare is really positioning it as an expert which kind of have an empathetic care for. So expertise and care, ये जो दो पिलर पे वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. कई इनोवेटिव लेंस प्रोडक्ट जो कि डोमेस्टिकली हमने तैयार किए हैं वो मार्केट में हमारे हैं. फ्रेम्स पे हम काम कर रहे हैं. कई अवार्ड मिले हैं इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे फॉर देयर डिजाइन एंड एवरीथिंग. सो बोथ द बिजनेसेस आर गनिंग फॉर बिग नंबर्स. iCare डेफिनेटली 5 साल का अच्छा खासा ग्रोथ का टारगेट है उनका. सिमिलरली वॉच का भी, बट iCare इज इवन बिकॉज इट्स अ स्लाइटली स्मॉलर बेस एंड अपॉर्चुनिटी इज वेरी वेरी लार्ज. सो दे आर वर्किंग ऑन. अच्छा अशोक सर, मैं वापस वो मार्जिन की पिक्चर पे आ रहा हूं जहां से अपना डिस्कशन रुका था. 13% मार्जिन आपने क्लॉक करे. अब वो ये कहा जा रहा है कि जो कस्टम ड्यूटी हाइक्स हैं, बट ऑब्वियस है कि आपको थोड़ा सा वो मदद करते हुए नजर आएंगे, तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर में मार्जिन्स और बेहतर प्रोफाइल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कस्टम ड्यूटी हाइक के चलते इन्वेंट्री गेन्स टाइटन को मिलेंगे. किस तरह की मार्जिन आउटलुक, अब आप स्पेसिफिकली क्वार्टर पे ना कमेंट कर सको तो कम से कम हिंट आइडिया देते जाओ आप प्लीज, किस तरह के एक्सपेंशन हम एंटिसिपेट करके चलें. सो देखिए, ऐसा होता है कि टाइटन एक कंपनी है जो अपने गोल्ड को पूरा हेज करके चलती है. उसमें लेकिन कुछ पार्ट होता है हमारा जो गोल्ड ऑन लोन पे पार्ट होता है, उसमें हम हेज नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो फिक्स होता है जब हम सेल करते हैं. तो वहां पे जरूर हमको कस्टम ड्यूटी का फायदा मिलना चाहिए. लेकिन जो हम मार्केट में देख रहे हैं, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज होने के बाद एक बार थोड़ा सा डिमांड कुछ समय के लिए स्लो डाउन हुआ. फॉर्चुनेटली गोल्ड प्राइसेस आल्सो केम डाउन, सो एंड कस्टमर एक्चुअली डिडंट फील मच पेन ऑफ कस्टम ड्यूटी. एंड मार्केट में पूरा पास ऑन नहीं हो रहा है कस्टम ड्यूटी हाइक. कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज, प्राइसिंग एक्टिविटीज आर एट अ very very different level, and we have to kind of respond to some of those things in different market, different geographies differently. And that is why हमको ये लगता है कि हमको पता चलेगा Q2 के अंत में कि कितना कस्टम ड्यूटी का गेन मार्केट में और कंज्यूमर को पास ऑन हो गया और कितना वो रिटेन हो गया. थोड़ा फायदा जरूर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा which will kind of change the margin trajectory for the business. ठीक. एक जाते जाते और सवाल. अब अच्छा आशीष जी, आप जरा वो टेक्नो फंडा व्यू टाइटन पे रेडी रखना थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिहाज से. मैं आ रहा हूं आपके पास थोड़ी देर में. अच्छा अशोक सर, एक अच्छा मोमेंटम, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पिकअप होना. अभी भी टिकर टीम चला रही थी, वो एचडीएफसी बैंक ने भी अपने एमसीआर भाई ध्यान रखिएगा 5 से 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिए. ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स थोड़ा सा जब एनवायरमेंट बदल रहा है उसमें जस के तस बने हुए हैं क्या? कोई ठंडापन नजर नहीं आ रहा क्या सर? देखिए, अभी जो पहले 4 महीने गुजरे हैं इस साल के, और जब बीच बीच में नेगेटिव न्यूज फ्लोज हैव बीन हैपनिंग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के मामले में, तो थोड़ा बीच बीच में टेम्पररी स्लोनेस हमने देखा है, लेकिन डिमांड कम्स बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली. फुटफॉल्स आर गोइंग, न्यू कस्टमर्स आर कमिंग. फिजिकल रिटेल में वाइल डिजिटल से हो सकता है वो रिसर्च कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट काफी कन्वर्जन फिजिकल रिटेल सेगमेंट में हो रहा है. मेरा जहां तक मानना है कि अब सिचुएशन इज स्टेबलाइजिंग, इट शुड इम्प्रूव, एंड जो हमारे कस्टमर्स हैं उन पे थोड़ा कम इम्पैक्ट हो रहा है. ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बॉटम ऑफ द पिरामिड, मिडिल ऑफ द पिरामिड, इकोनॉमिक पिरामिड आई एम टॉकिंग अबाउट, ज्यादा इम्पैक्ट करता है, ऊपर में कम करता है. और ऊपर में या हमको जरूर ये देखना है कि अब पूरा मार्केट खुल गया है तो ट्रैवल्स हो रहे हैं, ओवरसीज ट्रैवल हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड है कंज्यूमर के पास इन अदर सेगमेंट्स ऑल्सो. वहां पे हमको देखना है कि हम अपना जो ज्वेलरी सेगमेंट का परफॉर्मेंस है, वॉचेस का है, वियरेबल्स का है, आई केयर का है, एंड हमारे जो नए सेगमेंट हैं एथनिक केयर एक्सेट्रा, कैसे हम कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव बने रहते हैं. अगर आप पहले क्वार्टर के नंबर देखें तो हमारे ग्रोथ नंबर even a weak Q1 of last year are one of the highest number across categories, not only in jewelry category. तो वो हमको थोड़ा confidence देता है कि we are doing something right, which is kind of resonating with our consumers and new consumers as well. So that gives us hope that we will continue to do well. On that positive note, Ashok sir, thank you so much जुड़ने के लिए.
आशीष जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। टाइटन करूंगा टेक्निकल सेटअप पे, और टेक्निकल सेटअप ये बताता है कि बहुत ही बढ़िया रिकवरी स्टॉक ने लोअर लेवल से, यानी कि इसके एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन से जो करीब 2000 के आसपास था वहां से ली, और स्टॉक अब ऑलरेडी 2447 पे ट्रेड कर रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि अपने जो अप ट्रेंड को स्टॉक मेंटेन कर रहा है, और इसी अप ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है स्टॉक इवेंचुअली 2800 रुपए के लेवल तक जा सकता है पोजिशनली, और मेरे हिसाब से 2350 पे एक बढ़िया सपोर्ट रखकर लॉन्ग पोजीशन जो है वो टाइटन के स्टॉक में बनाई जा सकती है। अब जहां तक के नंबर्स की अगर से हम बात करें तो आशीष जी आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में इस पहला जो क्वार्टर था वो थोड़ा वीक था, पर अगर से अब देखें तो नॉर्मलाइज ग्रोथ जो है 3 साल कैगर बेसिस पे 23% की इस कंपनी ने देखी है, जो कि आप किसी भी कंजम्पशन कैटेगरीज में देखें तो उसमें सबसे बेस्ट नंबर्स कहीं ना कहीं टाइटन के आते हुए देखने को नजर आई। फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्होंने क्या किया कि अभी जो लोअर टिकट जो एंट्री साइज है या कस्टमर है उन वहां पर पे एक इन्होंने अपना स्पेस बनाना शुरू किया, क्योंकि मानना है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो होगी पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़े का लेवल बढ़ेंगे, और ये इवेंचुअली टाइटन के लिए लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी रहेगी। और जिसको ध्यान में रखे कंपनी का ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर 27 एस्टिमेट बेसिस पर 20% कैगर पे कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी, और अगर से इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी को बनी रही तो मेरा मानना है स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। ये देखिए बढ़िया टेक्नो फंडा व्यू आपके लिए आ गया है। इस बीच मार्केट बिग वॉइसेस में सुंदरम म्यूचुअल के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुनील सर सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया आने में आपके पास, ये मूड सब बदल गया है सुनील सर, सब खराब चीजें बाजार को अच्छी लगने लगी हैं। ये कैसे कब तक चलेगा ऐसे? बैड न्यूज इज गुड न्यूज। हाँ वो टेक्सचर वही हो गया है, ये ऐसे कब तक चलेगा? लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक आपको, मैं समझता हूं कि रिसेशन यूएस में आए, यूरोप में आए, और उसके बाद रिसेशन के बाद वो रेट कट होगा, उसके बाद जो रिकवरी होगी। यानी मेरे को एक 12 to 18 मंथ की टाइम फ्रेम उसमें लग रही दिख रही है। क्योंकि बात ऐसी है ना, देखिए आप हिस्टोरिकली एफआईआई फ्लोस इनटू इंडिया के चार्ट देखे हैं, जब भी ऑयल की दाम घटती है तो ज्यादा एफआईआई पैसा आता है, और ऑयल का दाम बढ़ता है तो निकलता है। मगर उसमें ये चीज है कि इतनी जबरदस्त ऑयल के दाम के बढ़त के बावजूद ओनली 10% ऑफ एफआईआई ने इंडिया से पैसा निकाला, और वो 10% ने मार्केट को हिला दिया। यानी 90% एफआईआई अभी भी इंडिया में निवेश है, तो वो एक इंडिया लॉन्ग टर्म स्टोरी के तौर पर जो पेंशन फंड और लॉन्ग टर्म फंड है उसका एक सॉलिड बेस फॉर्म हुआ है। इतना तक कि आज फ्री फ्लोट मार्केट कैप में 40% एफआईएस का ओनरशिप है इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो वो एक इंडियन मार्केट के लिए सपोर्ट यहां भी आती है कि लॉन्ग टर्म पैसा टिक रहा है इंडिया में, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर ये जो ऑयल के दाम के कारण ये 10% एफआईएस बाहर निकले और इतना हिला दिया हमारे मार्केट को, तो कब वापस आएंगे? जब ऑयल के दाम घटने की एक गुंजाइश आती है। कब आएगी वो आएगी जब यूएस इकोनॉमी रिसेशन में चली जाती है। तो ये इनवेरिएबल है, 50 ईयर का ट्रेंड देखिए, जब भी शार्प स्पाइक इन ऑयल हुआ है तो रिसेशन आया है। और इस बार क्या है कि नॉर्मली रिसेशन में रेट कट होता है, ओके, बट इस बार क्योंकि सप्लाई साइड की शॉक कोविड की पहले और अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कारण वो इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, तो अब रेट हाइक कर रहे हैं। तो ये वेरी अनयूजुअल सिचुएशन है। नॉर्मली सिचुएशन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में देखिए क्या हुआ कि रिसेशन आया ना तो रेट कट का जमाना आया। तो अब क्या हो रहा है कि ऑयल के कारण जो रिसेशन आ रहा है और अब रेट हाइक कर रहे हैं, तो रेट हाइक और भी रिसेशन को आगे ला रहा है। तो अभी दुगना प्रेशर है रिसेशन के ऊपर, एक ऑयल की जो बढ़त और दूसरी रेट हाइक की जो बढ़त। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल में ये इनएविटेबल है कि यूएस रिसेशन में चली जाए। और ऐसी हालत में क्या होगा, 3 चीजें इंडिया के फेवर में आएगी। पहली चीज ऑयल का दाम घटेगा, दूसरी चीज रेट कट और क्वांटिटी ईजिंग वापस आएगा, तो मैंने लिक्विडिटी फॉर ओवरसीज मार्केट बढ़ेगी, और तीसरी चीज डॉलर वीक हो जाएगी। जब रेट कट होता है, रिसेशन होता है, तो डॉलर नेचुरली वीकन होता है। तो डॉलर की वीकनिंग वर्सेस रुपी एफआईएस के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव है इंडियन मार्केट में निवेश करने के लिए। तो ये एक स्वीट स्पॉट जो बन रहा है धीरे धीरे, उसी में अभी रिवर्सल, क्योंकि एफआईएस के तौर पर एक रेंज देखेंगे तो थोड़ी इम्पेशेंट एफआईएस होते हैं, थोड़ी कॉशियस होते हैं, जो वेट करते हैं सभी डेटा के सामने आने के बाद। तो इम्पेशेंट
अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म वाली FIS की वापसी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म को डिस्काउंट कर रहे हैं कि एक ना एक दिन रिसेशन आएगा, तो अब इंडिया के लिए सब पॉजिटिव निकली, तो मैं पहले ही आपकी क्यों ना खरीदारी शुरू करूं। तो माहौल ऐसा है। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो ऑयल का दाम दिसंबर तक मैं ज्यादा घटते हुए नहीं दिख रहा हूँ, बिकॉज विंटर का डिमांड होगा। रशिया भी उधर टाइटन कर रही है स्क्रूज को गैस सप्लाई पे, तो दिसंबर तक ऑयल थोड़ा फर्म रहेगा। मगर उसके बाद जैसे ही ये रेट हाइक का प्रोग्राम जारी रहता है फेड का, तो ऑटोमेटिकली आपको डिमांड उधर किल करेंगे। डिमांड करेंगे तो ऑयल का डिमांड बहुत घटेगा, तो ओपेक को भी अपना हाथ ढीला करना होगा, प्रोडक्शन सप्लाई को इंप्रूव करना होगा, और दाम घटने लगेगी फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट ईयर। तो वो चीज विल प्ले आउट ओवर द फुल पीरियड ऑफ 2023। रिसेशन से फिर वापस, और ये कॉन्फ्लिक्ट का क्या आउटलुक है किसी को पता नहीं, वो एक बड़ी अनसर्टेनिटी फैक्टर है। उस अनसर्टेनिटी के कारण क्या हो रहा है कि आपको एक पोलराइजेशन हो रहा है कि मार्केट में, कि एक ग्रोथ कंट्री जिसका वर्ल्ड के रिसेशन से कम संबंध है, रिसेशन अगर एडवांस देशों में आता है तो सबसे इंडिया में कम असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स टू एडवांस कंट्रीज एज अ प्रोपोर्शन ऑफ आवर GDP उतना ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट चाइना डोमिनेट करती है ऐसी स्थिति को। तो मेरे ख्याल में एक स्वीट स्पॉट बन रहा है मार्केट के लिए, कि एक डोमेस्टिक कैपेक्स ड्रिवन स्टोरी की बात हो रही है, डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की बात हो रही है। अभी आप एक कंपनी से भी बात कर रहे थे, वो स्टोरी लार्जली रिसेशन से इंसुलेटेड है। तो मैं कहूंगा कि एक रिसेशन प्रूफ इकोनॉमी ज्यादातर दिख रही है। 7.5 से मे भी रिसेशन आ गया तो 6.5 तक गिर सकता है GDP, बट फिर भी 6.5 वर्ल्ड की 3% की ग्रोथ के ऊपर दुगना चल रही है ना। तो मेरे ख्याल में अब एक बहुत बढ़िया एक स्वीट स्पॉट डेवलप हो रही है, और वो सस्टेन होगी एक 12-18 मंथ्स के टाइम फ्रेम के लिए, क्योंकि उसके बाद अगर यूएस में रेट कट का प्रोग्राम आ गया, फिर कॉन्फ्लिक्ट भी खत्म हुई, और फिर वर्ल्ड ग्रोथ एडवांस कंट्रीज में ग्रोथ वापस आई, तो शायद उधर वापस रेट हाइक और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का टाइम आ सकता है एक 18 मंथ के टाइम। तब तक मैं देख रहा हूँ एक स्वीट स्पॉट ग्रेजुअली डेवलप होता हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। ब्यूटीफुली सुनील सर ने आपको आगे की ट्रेजेक्टरी समझा दी, कैसे पैन आउट हो सकती है। सुनील सर, पूरा गांव बैंक्स फाइनेंशियल सर्विस में बुलिश है, सुंदरम में आप लोग भी बुलिश हो गए स्पेस पे? बिल्कुल, सिंपल सी बात बताऊं आपको। RBI ने रेट हाइक किया। ये एक्सक्यूज बनता है बैंक्स को रेट हाइक करने के लिए अपनी लेंडिंग में। उन्हें ज्यादातर अपना लेंडिंग बुक को फ्लोटिंग रेट में करवा दिया, चाहे वो हाउसिंग लोन लो या। इससे एक सवाल याद आया, ये होम लोन फिक्स्ड पे आजकल देते नहीं है क्या बैंक्स? चाहिए तो आपको 13-15% में मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। वो पहले जब नीचे थे तो नीरज जी बात करते थे होम लोन को हम यहीं फिक्स कर लें, पर वो देता ही नहीं, कोई ऑफर ही नहीं देता। बिल्कुल नहीं। तो अब बात समझिए ना कि अगर रेट हाइक के कारण उन्होंने डिपॉजिट रेट बढ़ाया, वो इंक्रीमेंटल फिक्स्ड डिपॉजिट जो नॉट इवन 5% ऑफ द बेस है, उसमें कॉस्ट इंक्रीज होता है। मगर रेट हाइक ऑन लेंडिंग बुक 100% ऑफ लेंडिंग बुक एक्सेप्ट व्हीकल लोन और पर्सनल लोन, वो दोनों थोड़े फिक्स्ड रेट में मिलते हैं आजकल। बाकी सब के सब लोन फ्लोटिंग रेट में है, तो ऑटोमेटिकली जो रेट हाइक का इंपैक्ट उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ द लोन बुक में मिलता है ना। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखिए कितनी वाइडन हो सकती है। तो नेचुरली आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक पोर्टफोलियो में कोर रखना ही जरूरी है। सुनील सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और आप दिखाइए जरा क्विकली वीरू का सवाल स्क्रीन पर आएगा, ये जो पूछा गया था थर्सडे को। देखा ये वीरू को भी मैं ही पढ़ देता हूं वीरू का सवाल जब तक आप दिखाएंगे। इनमें से किसके तेल से हवाई जहाज को भी उड़ाया गया है? नारियल, जैतून, सरसों। भैया वीरू का सवाल जी ढूंढे कि ढूंढे? हाँ, मैंने ढूंढा इसका। क्या आंसर है? इसका जवाब है नारियल। बोइंग 747 को वर्जिन एयरलाइंस ने ब्लेंड करके, कोकोनट ऑयल ब्लेंड करके उड़ाया था। और सक्सेसफुल चंपी भी कर सकते हो चाहो तो, एकदम जब मर्जी निकालो चंपी चालू। तो लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत 2-3-4-5 सर्च के बाद वो मुझे मिला कि ये इन्होंने उड़ाया था। और 1.5 लाख करीब जो कोकोनट थे उनका तेल निकाला गया और उसके बाद उसको ब्लेंड किया गया।
तब वो उड़ा। ये पैराशूट से टाइप कर लेते तो कोकोनट का तेल निकालने में मेहनत नहीं मैं तो करनी ये सोच रहा था कि मतलब मैरिको के लिए कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी, में तो स्टॉक में कितना फायदा हो जाएगा अगर वो पैराशूट नारियल ये तेल वायबल है क्या? इस पे जवाब देने के लिए ना कापा आप छोड़ते नहीं है, आपको इंडस्ट्री वेटरन्स एक्सपर्ट से मिला देते हैं सीधे सीधे। हमारे साथ कापा इंडिया के टीम लीड अनंत सिंघल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अनंत जी, सही आंसर है क्या? नारियल के तेल से उड़ा दिए गया हवाई जहाज? देखिए, सिर्फ नारियल के तेल से नहीं उड़ा सकते हैं हवाई जहाज। जो सस्टेनेबल फ्यूल है, इसको आप जो करंट जेट फ्यूल है उससे अबाउट 50% आप ब्लेंड करके, मैक्सिमम 50% ब्लेंड करके आप एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं। तो फुली उस पर नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे, आप उसको ब्लेंड करना पड़ेगा। करंट जो जेट फ्यूल है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहेगी। ये कितना प्राइस डिफरेंशियल है एटीएफ में नारियल तेल में? ये कापा ने स्टडी कराएगा सर? जी, सस्टेनेबल जो फ्यूल्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं वो लिमिटेड सप्लाई की वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। सो आप लगा लीजिए 3 to 5 टाइम्स ग्लोबल मार्केट्स में इनका प्राइस ज़्यादा होगा जो ट्रेडिशनल जेट फ्यूल है उसके मुकाबले। बट जैसे जैसे आगे जाके सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। 20% ब्लेंड किया था उसमें, 20% ब्लेंड किया, 20% ब्लेंड किया, बाकी जेट फ्यूल था। ये बेसिकली जैसे हमारे यहाँ वो पेट्रोल डीजल में ये मिला देते हैं आजकल, क्या वो मोलासिस का क्या कहते हैं, मोलासिस का इथेनॉल। इथेनॉल। हाँ, तो ये वैसी ब्लेंडिंग चल रही है एक्चुअली ठीक है। चल नहीं रही, वो एक टेस्ट था। ये हमारे प्राज इंडस्ट्रीज ने भी तो कुछ करा था इसमें टाई अप। मुझे हल्की सी खबर याद आ रही है, मैंने उनकी प्रेस मुझे भी याद आ रही है, अलास्का में उन्होंने एक फ्लाइट उड़ाई थी जिसमें ये शायद एथेनॉल ब्लेंड, एथेनॉल या इसी टाइप का कोई फ्यूल था मिला के उन्होंने उड़ाई थी फ्लाइट, सक्सेसफुली उड़ी थी। वीरू, सही जवाब है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी ने आई थिंक इतना सटीक जवाब दे दिया कि उसमें कुछ अब ऐड करने को बाकी नहीं है। और लंदन से एम्स्टर्डम की फ्लाइट थी, 1,50,000 नारियल्स को परिवर्तित किया गया बायोफ्यूल में, 20% ब्लेंडिंग के साथ ही उड़ान थी। रिचर्ड ब्रेंसन साहब जो है ना वो इसी कामों के लिए मशहूर हैं। ऐसा कोई डिड यू नो वाला सवाल को छोड़ जाइए सर। सुंदलिया साहब, आप ही हमारे लिए, सिंगल साहब। हाँ सिंगल साहब, ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ जाओ जो हमें ढूंढना पड़े सर वेडनेसडे को जब हम लोग मिले। नहीं, गूगल सर्च में मिले ही नहीं वो। ऐसा कुछ है क्या एविएशन के लिए टफ सवाल? जी, मुझसे कह रहे हैं? हाँ ये सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी। ये जैसा ये सवाल था ना टेढ़ा सा, वीरू ने हमसे पूछा, ऐसे ही कोई एविएशन रिलेटेड टेढ़ा सवाल छोड़े जाओ आप हमारे लिए, जो हम लोग कल की छुट्टी में ढूंढते रहे, परसों जवाब मिले हमको आपसे। ऐसा कोई है क्या एविएशन का टेढ़ा सवाल? जी, टेढ़ा सवाल तो यही होगा जब एयरलाइंस की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक है और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अभी काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो एयरलाइंस अफोर्ड कैसे करेंगी इसको? जैसे धीरे धीरे तो प्राइस कम होगा, बट अगर आपको कार्बन फुटप्रिंट अपना आज से ही अगर कुछ कम करना है तो कैसे होगा? तो जब तक प्राइस कम नहीं होता तो हमारे कैरियर्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको अडॉप्ट करना। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ, आप भी पूछो भाई। ये बताओ कि जब सारी दुनिया की एयरलाइंस हमेशा नुकसान भी चलती क्यों है, फिर बिजनेस क्यों चलता है? इस सवाल का जवाब ढूंढ लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ये सवाल का जवाब चाहिए मुझे। और इसके लिए सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप वापस लौटना वेडनेसडे को। जब सब घाटे ही करते तो चलाते क्यों है? चलाते क्यों है भाई? वीरू, कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं, नीरज जी का प्रश्न बहुत वाजिब है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि एयरलाइन जब नुकसान में चलती है वर्ल्ड वाइड, भाई एमिरेट्स की तो हम मान सकते हैं कि वो चल रही है, आई मीन उनके पास रिसोर्सेज है। क्वांटास आप कतर की समझ सकते हैं, लेकिन वाकई। अच्छा, मैं एक प्रश्न और जोड़ दूं आशीष? हाँ। क्योंकि एक दिन की छुट्टी है, आप लोगों को थोड़ी सहूलियत हो जाए, हाँ। कुछ अच्छे रंग देखने को मिले, इसलिए मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ। जरूरी नहीं है कि इसका आंसर मैं वेडनेसडे को करूँ, लेकिन गूगल ने, देखिए यक्ष प्रश्न यहाँ पे ये था कि गूगल पे कुछ चीज मिलती है कि नहीं मिलती है। गूगल ने अपनी सर्च इंजन में इमेज का जो स्कोप था, मतलब इमेज सर्च जो होती है, वो कब शुरू की थी और क्यों शुरू करी थी, ये बताइएगा। 2 सवाल जो इमेज दिखाता है ना गूगल में, मुझे लगता है मार्केट बिग वॉइसेस और मैनेजमेंट हटा के मुझे 10 से 10.5 यही करना पड़ जाएगा। सवाल बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये बहुत पॉपुलर होगा भाई, लोगों की आईएएस की तैयारी हो जाएगी, एमसीक्यूज का पूरा शो हो गया। ठीक है भाई, तो ये 2 सवाल।
आनंद जी, अगर आप फ्री हो गए तो परसों आपसे समझेंगे भाई ये एविएशन जब सब नुकसान करते हैं तो उड़ाते क्यों हैं। और दूसरा वीरू का सवाल इमेजेस वाला, इस सवाल को फ्रेम करके स्क्रीन पे दिखवा भी दूंगा थोड़ी देर से आप लोगों को बढ़िया तरीके से, लेकिन इस पे बातचीत वेडनेसडे को कल की छुट्टी के बाद इसी समय हम लोग करेंगे। बहुत समय ले लिया। आशीष जी, विकास जी बोल रहे रोज फिनाबाद के स्कूल लगवा देते, बैठा देते, कोई लेना देना नहीं हमारा इस बात से। आप भैया आगे शो ले जाओ, खत्म करा जाए सब। बिल्कुल, चलिए अब ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ बढ़ते हैं और मार्केट एक अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन शुरुआत में सबसे पहले सुर्खियां।